हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम जानेंगे क्लास 12th का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले के 5 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए जाकर। 11th क्लास की भी क्लासेस वहाँ पर स्टार्टेड है और उसके भी 7 चैप्टर चैनल पर डले हुए हैं। तो जो बच्चे 11th क्लास के हैं या फिर 11th क्लास के NCERT की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वहाँ पर जाकर के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे, जो जेनेटिक्स में हमने पढ़ाया था उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको क्यों जेनेटिक मटेरियल माना गया है, द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल वेदर इट इज RNA, DNA, प्रोटीन, समवन एल्स। तो इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए थे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने और फिर डिस्कवर करके बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए क्या होता है, कैसे क्या करता है ये, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, क्या करता है ये, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है लाइक दैट। फिर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए को बनाना, ठीक है, इसकी कार्बन कॉपी बनाना डीएनए की, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए से आरएनए बनाना। अभी हम इसे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे अच्छे से प्रोसेस को। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे मिथियोनाइन है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो आरएनए है वो तीनों आरएनए मिल करके प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन, जीन्स कैसे हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसी भी प्रोसेस को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें डीएनए की पूरी उसको पढ़ा गया था, डीएनए में क्या बेसिस हैं, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें क्राइम आप देखते होंगे, जो क्राइम सीन्स होते हैं, क्राइम ब्रांच होती है वो छोटे छोटे एविडेंस जो लेकर के उसे भेज देती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो कैसे उसमें हेल्पफुल होती है वो हम सब जानेंगे। VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या होता है और उसी की वजह से हम पता लगा पाते हैं कि किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। तो आइए अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। तो देखो, DNA यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसके लिए कंफ्यूजन होता था कि भाई ये कौन है इनमें से, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए, कहीं कहीं प्रोटीन को भी माना गया था। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए लॉन्ग पॉलीमर होता है, किसका होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का लॉन्ग पॉलीमर्स होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कि ये है 5174, इसमें क्या होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और बैक्टीरियोफेज लेमडा में जो होता है वो 4852 बेस पेयर होते हैं, यानी कि 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। एस्केरिकोलाई यानी ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और जो ह्यूमन का डीएनए है उसके हैप्लोइड कंटेंट होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो डिप्लॉइड कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इंटू 10⁹ बेस पेयर, तो डिप्लॉइड कंटेंट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो इसका न्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या ये सिंगल होता है, ठीक है, तो सिंगल तो नहीं होता ना, ये बहुत सारे कंपोनेंट को मिलकर बना होता है। तो हम हमेशा पिक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, इसमें भी पिक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। देखो ये है नाइट्रोजनस बेस, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है एक नाइट्रोजनस बेस, ये है पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। अब यह सिर्फ हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर बने मिले आपस में। तो ये जो आपस में मिलते हैं ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं ये आपस में, ठीक है। दोनों चेन जो होती हैं ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, ठीक है। जब ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, अभी फॉस्फेट यहाँ नहीं है समझ लो, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड्स में जब फॉस्फेट ग्रुप आके मिलता है, ठीक है, तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो बन जाते हैं ये न्यूक्लियोटाइड। तो अब जब ये जो फॉस्फेट आके मिलेगा ये इसमें बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इनके बॉन्ड के नाम भी याद रखने, फॉस्फोडाइस्टर बैंड, डाइस्टर लिंकेज ही दिया हुआ है यहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू क्या है आपस में जुड़े होते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फॉस्फेट है, फिर यहाँ पे देखो ये शुगर है, पेंटोज शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। इसी तरह से ये जो है पॉलीमर में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि एडेनाइन है, ये क्या है सॉरी सॉरी तो ये ग्वानिन है, ये साइटोसाइन है, ये थाइमाइड है,
ठीक है। तो इस तरह से ये जुड़े हुए हैं सारे बेस पेयर आपस में, और इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो 2 होते हैं। अगर हम देखे जाए, मतलब ये तो 4 दिखाए हुए हैं, फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसको एक मिनट देख लेते हैं हम कैसे हैं, ये देख लो। जैसे कि ये होते हैं प्यूरिन और पायरेमिडिन, पायरेमिडाइन, ठीक है। तो ये होते हैं ए और जी, यानी कि एडेनिन और गुआनिन, और ये होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जिसमें यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आरएनए में भी एडेनिन, गुआनिन प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें टी की जगह पे यू प्रेजेंट होता है, यानी कि टी को रिप्लेस कर देता है यू आरएनए में। तो इस तरह से तो देख पाओगे आप यहाँ पर कि यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं इसका 5 एंड और जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, उसको बोलते हैं इसका 3 एंड। इसकी पोलरिटी होती है 5:3, और ये डबल हेलिक्स होता है, तो ये यहाँ से 3:5, यानी कि एक हेलिक्स इसका ऐसा होता है और एक हेलिक्स इसका ऐसा होता है। आपस में ये अपोजिट पोलरिटी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। बेस पेयर हमने कर लिए, न्यूक्लियोसाइड हमने कर लिए, न्यूक्लियोटाइड हमने कर लिए, ये हमने जान लिया डबल। अब देखो यहाँ से कि सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को फ्रेडरिक मिक्सचर ने, कहाँ कब डिस्कवर किया था 1869 में, और उसको क्या बोला था, न्यूक्लियन बोला था उसको, ठीक है। उसके बाद उसमें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होने लगे। फिर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। किसके किसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन डाटा था किसका? मॉरिस विल्कन्स और रोजालैंड फ्रैंकलिन, इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर इन्होंने काम किया, और इन्होंने बताया कि डीएनए ना डबल हेलिक्स है, मतलब इस तरह से अटैच्ड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो बता दिए थे। एरविन चारगाफ ने भी इनका रेशो भी बता दिया था, एडमिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, 4 बेस पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 प्यूरिन है और 2 पैरामिडिन है, ठीक है। तो ये डबल हेलिकल में होता है, एक 5 हैंड होएगा यहाँ से और एक 3 हैंड होएगा। पोलरिटी क्या होती है इनकी? अपोजिट होती है। तो इसने अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था। इसने बताया था कि ये जो एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और जो ये एक स्ट्रैंड है ना, ये 3.4 एंगल स्ट्रॉन्ग होता है। एंगल स्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 3.410 होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रैंड हो गया, 10 बेस पेयर माने जाते हैं एक में, तो 10 बेस पेयर होगा तो पूरा किसके बराबर? अगर पूरा ये अगर एक स्ट्रैंड जो मान लो इसका, देखो यहाँ से बताती हूँ, जैसे मान लो इसका एक स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं, ये ए है, ठीक है। ए से क्या जुड़ेगा? टी जुड़ेगा, ठीक है। जी से क्या जुड़ेगा? सी जुड़ेगा। तो देखो जो इसका एक स्ट्रैंड है ना, इसकी 3.4 एंगल स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और एंगल स्ट्रॉन्ग मैंने बता दिया, या फिर हम इसको बोलेंगे 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 के मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसकी एक की बेस पेयर की इतनी है, तो और अगर हम इसका पूरा स्ट्रैंड ले लेंगे तो इसमें 10 बेस पेयर कंसीडर होते हैं, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 34 एंगल स्ट्रॉन्ग। और अगर हम इस नैनोमीटर में ले रहे हैं तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी इतनी लेंथ होती है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। अब ये डबल हेलिक्स फॉर्म में जुड़ा होता है तो बेस इसके क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो बड़ा इसका स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर होता है। पोलरिटी देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसकी पोलरिटी 5:3 होती है, ठीक है। और जो इसमें सुगर फॉस्फेट होता है ना, वो उसकी बैकबोन होती है। आपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखा भी होगा, देखो यहाँ से फिर से दिखा देती हूँ ऊपर वाला स्ट्रक्चर। जो इसकी बैकबोन होती है ना, ये देखो, ये है इसकी बैकबोन, ये है इसकी बैकबोन। क्या है बैकबोन में? शुगर है और फॉस्फेट है। तो शुगर और फॉस्फेट क्या होती है? इसकी बैकबोन होती है, ठीक है। पोलरिटी इसकी बता दी मैंने, पोलरिटी क्या होती है इसकी? 5:3 होती है, ठीक है। और ये सारे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कौन? एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ये अपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आएगा, और यहाँ थाइमिन है तो यहाँ क्या आएगा? एडेनिन आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 2 चेन्स में होते हैं जो कोइल्ड होती हैं। ये मैंने बता दिया क्या होती है इसकी, नैनोमीटर्स में बता दिया मैंने इसमें। अब यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो ये बेस पेयर की फॉर्म में दिखाया है, ये इसकी 5 एंड पोलरिटी है, ये 3 एंड पोलरिटी है, और ये किस तरह से जुड़े हुए हैं? दो बॉन्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये 3 बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ना आपस में, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इधर दिखाया हुआ है इसका, ये देखिए, ठीक है। ये दिखाया हुआ है, ये बेस पेयर्स आपस में जुड़े हुए हैं ना, हाफ एंड हाफ करके दिखाए हुए हैं, तो ये है,
ठीक है। अब एक सेंट्रल डोगमा दिया था, सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। देखो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, क्रिक्स ने फिर बताया था कि सेंट्रल डोगमा होता है। किससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होती है। सेंट्रल डोगमा का मतलब कि कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए से आरएनए जाती है, आरएनए से प्रोटीन जाती है, डीएनए से डीएनए भी बनता है। जब सेल जो है डिवाइड होता है तो सेल जो है रेप्लिकेट होता है, एस फेस में रेप्लिकेट होता है। अभी हम मियोसिस पढ़ेंगे ना, जब क्लास 11th का आप मियोसिस वाला चैप्टर, माइटोसिस वाला चैप्टर देख लीजिएगा, सेल डिवीजन वाला। उसमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि कौन से फेस में क्या होता है। अभी चैनल पे भी वो मैं डालने वाली हूँ, आज या कल मैं डाल दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर जानने से पहले सेल डिवीजन भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जो 12th क्लास के भी हैं वो भी एक बार सेल डिवीजन जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें दिखाया भी हुआ है कि अगर रेप्लिकेशन है तो डीएनए से क्या होगा, डीएनए फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डबल बन जाता है ना, जैसे कि मतलब ये एक स्ट्रैंड है तो डबल बन गया, डबल एक कॉपी बन जाती है। और जो कॉपी होती है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है उसके स्ट्रैंड्स के। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बन जाता है। देन एमआरएनए, ये जो सारी प्रोसेस होती है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। फिर उसके बाद एमआरएनए जो है, जो पोर, स्मॉल पोर होते हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो होती है, ये इसमें सारा बताया हुआ है। ठीक है। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होती है। देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये होता है डीएनए। ठीक है, और ये जो आपको बॉल की तरह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, मोस्टली इसमें लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होती है, यहाँ दिया भी होगा कहीं पे लाइसिन, ये रिच होता है इन प्रोटीन्स में। आर्जिनाइन, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, इसके ऑक्टामर्स होते हैं, ऑक्टामर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए क्या होता है, इसको रैप कर लेता है। जब इसको डीएनए रैप कर लेता है तो इस यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और ये बेस पेयर का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितना किस हिसाब से होता है, तो उसी उसी वही दिया हुआ है इसमें। अब देखो ये एक यूनिट होगी, अब ऐसी ही दो दूसरी यूनिट अटैच हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ना ये ऐसे बनाते हैं कि जैसे कि बीड्स हो स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, इस तरह से सारे न्यूक्लियोसोम एक लेंथ में बन जाते हैं ना। ठीक है, तो उस पूरा कंप्लीट करके उसको क्या बना लेते हैं, वो एक सेंट्रोमेयर, ये बीड्स, वो क्रोमेटिन फाइबर बना देते हैं। ये बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। तो ये ऐसे लगता है कि बीड्स हैं स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, और इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर आपने देखा है कि डीएनए रैप्ड होता है। ठीक है, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो बहुत सारी न्यूक्लियोसोम यूनिट बना कर क्या बना देती हैं, क्रोमेटिन बना देती हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम व्यू करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट करेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या होती हैं। देखो अभी हमने हिस्टोन्स के बारे में पढ़ा, अब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी होती हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या होती हैं, एक्चुअली में कुछ पैकेजिंग मटेरियल क्रोमेटिन का हायर लेवल एडिशनल सेट रिक्वायर करता है, जिनको हम नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी टू टाइप जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो थोड़ा लूज पैक होता है और एक होता है डेंसली पैक्ड। इस तरह से डेंसली पैक्ड होता है। तो जो लूजली पैक्ड होता है ना, लाइट कलर का होता है, उसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, और जो ये जो हमने दिखाया था ना, ये बिल्कुल डार्क कलर का होता है, ऐसे बिल्कुल डार्क होता है और कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो जो लूजली पैक्ड है, ठीक है, वो एक्टिव भी होगा क्योंकि वो आसानी से खुल जाएगा। तो ये क्या होता है, एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव होता है। ये ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है, इसको खोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये है। तो अब हमने पढ़ लिया कि डीएनए क्या होता है, देन डीएनए में क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कैसे रैप्ड होता है, कैसे इसकी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। अब हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्या किया उन्होंने। ठीक है, तो देखो ग्रिगोर जॉन मेंडल था, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सटन एंड बोवरी की थ्योरी आई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन सबसे पता तो चल रहा था कि भाई कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और वो क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को भी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो है क्या चीज़। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जी आए। उन्होंने क्या किया, डिप्लोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, एक लिया स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ। ठीक है, इस पे क्या था, पेप्टाइड थी,
म्यूकस था एक तरह से ये पॉलीसेकेराइड की जो कोट था, और ये म्यूकस था, चिकना था, स्मूथ, इसलिए इसको स्मूथ स्ट्रेन बोला गया। और एक था रफ स्ट्रेन, इस पे क्या था, पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, तो म्यूकस नहीं था इसमें। तो उन्होंने दोनों को ही इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो देखा कि जब स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस बेचारा मर गया, और जब रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रह गया। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये वायरुलेंट है या फिर बीमारी फैलाता है। इसका मतलब स्मूथ स्ट्रेन जो है वो बीमारी फैलाता है। सॉरी। अब स्मूथ स्ट्रेन में ऐसा क्या है जो बीमारी फैला रहा है? तो क्या ये पॉलीसेकेराइड कोट की वजह से हो रहा है? तो क्या है ऐसा? तो ये इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर क्या होता है? तो उन्होंने क्या किया, हीट किल कर दिया इसको। हीट किल करने के बाद क्या, जो उसमें वायरुलेंट चीज़ थी वो मर गई, तो उससे जब इंजेक्ट किया हीट किल करने के बाद तो माइस जिंदा रह गया। तो इसका मतलब इन्होंने वायरुलेंट चीज़ को मार दिया। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन किया हीट किल्ड, तो इसका मतलब वो तो मर गया उसमें से जो बाहर की चीज़ थी। और आर स्ट्रेन लाइव, आर देखो स्मूथ जो रफ जो स्ट्रेन था उससे बीमारी नहीं फैल रही थी, लेकिन उन्होंने इसमें क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसका कुछ मटेरियल आरएनए में चला गया, यानी कि वो क्या था, डीएनए ट्रांसफर हो गया। डीएनए पता है तुम लोगों को ट्रांसफर हो जाता है। तो इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस डाइड हो गया। उन्होंने कहा कि एस वाले में ऐसा कुछ था जो आर स्ट्रेन में गया, जिससे की वजह से माइस डाइड हो गया, और वो ट्रांसफरेबल है। वो क्या है, ट्रांसफरेबल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। तो उन्होंने इसके ऊपर भी ये बताया कि कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो कि जो रफ स्ट्रेन था उसको वायरुलेंट बना दे रहा है। तो वो क्या है, ठीक है, वो क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ अभी ये इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि वो क्या है। उसने सिर्फ ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैककार्टी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने 3 एंजाइम लिए। देखो आपको पता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीनेज। तो उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे उन्होंने क्या लिया, प्रोटीनेज एंजाइम लिया, उसके थ्रू उन्होंने करवाया सेम एक्सपेरिमेंट जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने करवाया था। तो उन्होंने देखा कि भाई ट्रांसफ़र हो रहा है हीट की स्ट्रेंथ से, यानी प्रोटीनेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रोटीन को अगर हम डाइजेस्ट करते तो कोई फिर उन्होंने एन ए के आरएनए के साथ वही एक्सपेरिमेंट कराया, तो भी उन्होंने देखा कि यस जो वायरुलेंट है वो बन रहा है हीट किल्ड से रफ स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये दोनों नहीं है। फिर उन्होंने डीएनए को ट्रांसफर किया। जब इन्होंने डीएनए को ट्रांसफर किया तो इसका मतलब डीएनए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब डीएनए जब डाइजेस्ट हो गया तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब माइस बच जा रहा था, माइस जिंदा बच गया था उनके इस एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए है दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफरेबल, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल है। किसने, एवरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने प्रूव कर दिया। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट आए। अब और कौन से साइंटिस्ट आए, ये आए हर्सी एंड चेज। हर्सी एंड चेज ने सेम एक्सपेरिमेंट दोहराया, लेकिन इन्होंने क्या किया, अलग तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि फोस्फोरस को रेडियो एक्टिव, अब देखो अभी हमने पढ़ा है कि जो डीएनए चेन होती है, डीएनए की जो बैकबोन होती है, उसमें फोस्फोरस जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इन्होंने इसको रेडियो एक्टिव कर दिया। अब जो प्रोटीन होती है, क्योंकि इन्हीं में कन्फ्यूजन था कि भाई प्रोटीन है रेडियो एक्टिव, वो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, प्रोटीन में सल्फर होता है, तो इन्होंने सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब दोनों को रेडियो एक्टिव कर दिया तो ट्रेस इजीली कर सकते हैं। तो जब इन्होंने देखा रेडियो एक्टिव करके, तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल पाया गया, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो ये हर्सी एंड चेज ने रेडियो एक्टिव के थ्रू बताया, ठीक है। और फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने निमोनिया कोकस के, और उसे मैक्लॉयड, मैककार्टी और मैकऑवरी ने बिल्कुल एंजाइम्स के थ्रू उन्होंने लेकर के कर दिया, ठीक है। तो देखो इनका एक्सपेरिमेंट इस तरह से दिखाया हुआ है। ये बैक्टीरिया फेज लिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने यहाँ एस लिया हुआ है, इन्होंने यहाँ फॉस्फोरस लिया हुआ है। तो इन्होंने जब इसको इंजेक्ट करा तो देखा जो रेडियो एक्टिव कोट था वो बाहर ही रह गया, जबकि यहाँ पे फॉस्फोरस जो था वो रेडियो एक्टिव करा था वो अंदर चला गया। तो इन्फेक्शन हो गया इससे, ठीक है। ब्लेंडिंग हुई, इसमें ब्लेंडिंग होकर सेंट्रीफ्यूज करके जब देखा गया तो देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव एस है वो तो सुपरिटेंडेंट में हो गया, यानी बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं पहुंचा। लेकिन यहाँ पर जो फॉस्फोरस हमने रेडियो एक्टिव किया था ये बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये था हर्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हम अब हम कहें कि
भाई ठीक है, प्रोटीन और डीएनए में से तो हमने बता दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अब डीएनए और आरएनए में से आप कैसे कहोगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया गया जबकि आरएनए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल था? क्योंकि टोबैको मोसेक वायरस वायरस ये बैक्टीरियोफेज इनमें जेनेटिक मटेरियल था, तो फिर इसको एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं माना गया? क्योंकि देखो, जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन कर सकता है, जबकि जो आरएनए है वो नहीं कर सकता, अपने जैसी कार्बन कॉपी नहीं बना सकता। ठीक है, लेकिन डीएनए बना सकता है। ठीक है, अब ये क्या होता है केमिकली, डीएनए की खूबियां बता रहे हैं इसमें। ठीक है, डीएनए क्या होता है केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होता है, स्टेबल होता है। तो आरएनए नहीं होता, क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है, और जो चीज़ कैटलिस्ट की तरह यूज हो गई वो रिएक्टिव तो होगी। तो आरएनए डीएनए के कंपेरेटिवली स्टेबल नहीं है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। दूसरा, जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर जो शो करे थे वो इसमें भी शो हो रहे थे डीएनए में। ठीक है, और इसमें ना म्यूटेशंस के भी चांसेस होते हैं डीएनए में, कि अगर कोई बेस पेयर किसी वजह से चेंज हो गया तो म्यूटेशन, और म्यूटेशन क्या है, इवोल्यूशन का जो है एस्पेक्ट है। तो यानी कि इवोल्यूशन हो रही है यानी कि म्यूटेशन हो रही है, तो डीएनए म्यूटेशन को बढ़ावा देता है। और ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हर उस पे स्टेज पे हो जाती है, लेकिन हाँ म्यूटेशन के चांसेस इस पे है। इसलिए डीएनए को आरएनए के ऊपर जेनेटिक अच्छा जेनेटिक मटेरियल जो है वो माना गया। ठीक है, तो ये बताया था कि डीएनए को क्यों माना गया ज़्यादा अच्छा मटेरियल, तो इसलिए माना गया अच्छा मटेरियल, इसलिए जो आरएनए है वो वायरस तक ही जेनेटिक मटेरियल बनकर रह गया। फिर डीएनए है ना फर्दर ऑर्गेनिज्म और यूकारियोट्स में जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, अब देखो आरएनए वर्ड है, आरएनए जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था क्योंकि ये वायरसेस में था। ठीक है, और इसमें मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी होती है, ट्रांसलेशन करता है, ये स्प्लाइसिंग करता है। अभी स्प्लाइसिंग क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि एक्सोन और इंट्रॉन में से इंट्रॉन को कट कर देते हैं, अभी पढ़ेंगे हम इसको स्प्लाइसिंग को। मतलब ये प्रॉपर्टी करता है। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन में करता है, कैटलिस्ट भी है। ठीक है, तो कैटलिस्ट भी है, तो मैंने कहा बहुत रिएक्टिव हो जाएगा इसलिए अनस्टेबल होगा। ठीक है, और इस ये डीएनए जो है बेसिकली वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक होता है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये जो है आरएनए के बाद फिर क्या होगा, डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था आरएनए का वर्ड। अब हम करेंगे रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था जब सेंट्रल डोग्मा बताया था कि डीएनए में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जैसा कार्बन कॉपी बना सकता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, जब डीएनए जो है डीएनए ही फॉर्म कर देता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। और इसका ना सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड कैसे होता है इसमें रेप्लिकेशन में, यहाँ देखो, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो अनबाइंडिंग हुई है, इसका ये स्ट्रैंड जो है ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और जो दूसरा स्टैंड है ये कोडिंग स्टैंड बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो होते हैं ये पेरेंटल होते हैं, और ये जो होते हैं ये डॉटर होते हैं। ठीक है, तो डॉटर होते हैं, ये पेरेंटल देखो, अब ये स्टैंड अलग हो गया तो इसमें एक पेरेंटल बच गया और एक क्या बच गया, डॉटर बच गया। इसमें भी एक पेरेंटल बच गया और ये क्या बच गया, डॉटर। यानी कि जो जाएंगे आगे, जो ये जाएगा डीएनए, उसमें एक पेरेंटल होगा कॉम्बिनेशन और एक होगा डॉटर कॉम्बिनेशन, यानी कि नया जो कॉम्बिनेशन, यानी कि आधा जो है ये डीएनए ये प्रिजर्व हो गया, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। ठीक है, और वॉटसन एंड क्रिक ने ही इसके बारे में बताया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ उसके ये बताया हुआ। देखो एक मिनट, देखिए सेमी कंजर्वेटिव मोड के बारे में इसमें बताया हुआ है। ये है मिजर्सन एंड सेल्फ का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन, भारी नाइट्रोजन ले लिया, N15 ले लिया। ठीक है, N15 पेरेंटल में हमने इसको डाल दिया। तो जब एक्चुअली में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ई कोलाई पर। ठीक है, वो 20-20 मिनट बाद क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो 20 मिनट यहाँ हुए, 20 मिनट यहाँ, 40 मिनट हो गए, यानी कि टोटल 20 मिनट इसके और 20 मिनट इसके। तो फर्स्ट जनरेशन हमें मिली और ये हमें सेकेंड जनरेशन मिली। इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने N15 लिया एक में पेरेंटल में, तो जब इन्होंने देखा फर्स्ट जनरेशन में, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो एक डीएनए है उसमें, जो डॉटर डीएनए है उसमें एक में 15 है और दूसरे में 15 है, यानी कि इसी मोड को सेमी कंजर्वेटिव मोड कहा था उन्होंने। लेकिन जब जनरेशन 2 में उन्होंने देखा तो देखो ये वाला भी टेम्पलेट अलग बनाएगा, तो नया स्ट्रैंड बन जाएगा इसका, ये एक पुराना रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक पुराना रह गया, ये दो, तो इसमें देखो दो जो है पुराने रह गए। ठीक है, बाकी दो क्या बन गए, नए बन गए। यानी कि इसने क्या किया है कि अपने आप को कंजर्व तो किया लेकिन हाफ कंजर्व किया है, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये मिजल्सन एंड सेल्थ का एक्सपेरिमेंट था। साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और क्या बताया था, डीएनए
सेमी कंजर्वेटिव मोड। जो एक्सपेरिमेंट मिजल्सन एंड साल्थ ने किया था वही एक्सपेरिमेंट टेलर ने भी किया था, लेकिन उसने ई कोलाई पे किया था, इसने किया था विकिया फाबा यानी फाबा बीन्स पर किया था। और इसने एक और चीज़ किया था, इसने हाइड्रोजन को भारी बना दिया था, थाइमेडियम रेडियो एक्टिव थाइमिडियन लिया था, थाइमेडाइन लिया था इन्होंने। रेडियो एक्टिव थाइमेडाइन के साथ सेम एक्सपेरिमेंट करा के देखा था, तो उन्होंने देखा था कि यही था, सेमी कंजर्वेटिव मोड आ रहा था। तो दोनों याद रखने, मिजल्सन एंड साल्थ और टेलर दोनों, ठीक है। और किस किस पे एक्सपेरिमेंट किया था ये भी याद रखना है। अब हम करेंगे मशीनरी एंड द एंजाइम, यानी कौन कौन सी मशीनरी और एंजाइम यूज होते हैं पोली उसमें क्या कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। देखो इस पिक्चर से हम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो है ये डीएनए, मान लो ये डीएनए, ठीक है। अब अब ये पूरा का पूरा अगर हम इसको अनकोइल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगी। पहले सारा अनकोइल करो फिर इस पे काम करना शुरू करो। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह जो होती है वो अनकोइल हो जाती है। इस पे एंजाइम काम करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो अब आप कहोगे कि भाई क्या ऐसा है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता? नहीं, इसमें ना इस डीएनए स्टैंड पर ओरिजिन होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओडी भी बोलते हैं उसे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। वहाँ से ये अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। जब ये अनवाइंड होना शुरू होता है तो देखो यहाँ पर दिखाया हुआ ये अनवाइंड शुरू हो गया, अनवाइंड शुरू हो गया। ये क्या हो गया? टेम्पलेट। ये दोनों क्या हो गए? टेम्पलेट। तो इसमें क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वर्क करना शुरू करता है। और कहाँ से स्टार्ट करता है? 5 to 3 डायरेक्शन में स्टार्ट करता है। जब ये 5 to 3 डायरेक्शन में देखो स्टार्ट करेगा तो ये एक स्टैंड बना देगा। इस स्टैंड देखो, ये आपको सीधा स्टैंड दिख रहा है, इस स्टैंड को बोलेंगे कंटिन्यूअस स्टैंड और कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि वर्क किस में करता है? 5 to 3 डायरेक्शन में ही करता है। तो देखो ये जो था 5 स्टैंड है, तो इधर से तो स्टार्ट नहीं होगा ना इसका, ये 5 to 3 करेगा। तो देखो यहाँ से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बना देता है। बाद में जो ये फ्रेगमेंट है ये जुड़ जाते हैं किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से, डीएनए लाइगेज। और मैं पिक्चर की हेल्प से आप लोगों को इसीलिए समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो इस तरह से जो है रेप्लिकेशन होता है, फिर ये धीरे 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 अनवाइंड होता चला जाता है और ये आगे आगे जो है इसका स्ट्रैंड बनता चला जाता है। और ये इसी तरह से बनते हैं, ये यहाँ बन गए, फिर उसके बाद ये जितना खुल जाएगा उसमें यहाँ बन के डीएनए लाइगेज से क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो पूरी प्रोसेस है वो चलती रहती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और ये जो हमारा बन गया ना अनवाइंड होके, ये जो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन 4, ठीक है। ये रेड कलर वाले न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड है और जो ब्लू कलर वाले हैं ये जो है पुराने स्ट्रैंड हैं डीएनए के, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मोड है। मिचेल्सन, साल्थ एंड टेलर का नाम याद रखना है, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? देखो ट्रांसक्रिप्शन में हम पिक्चर से ही करेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन को भी। यहाँ आ जाओ, देखो रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है रेप्लिकेशन, ठीक है। अब डीएनए से जब आरएनए फॉर्म होगा, डीएनए से जब आरएनए फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें 3 तरह की जीन यूज होती है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर जीन। अब ये कैसे बनता है? देखो जैसे ही ये है एक अनवाइंड हो गया, अनवाइंड हो गया तो अब इस स्ट्रैंड पे काम होना स्टार्ट होता है। तो इन स्ट्रैंड पे जो काम होगा वो एंजाइम कौन सा काम करेगा? देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए पे डिपेंडेंट है, और आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। लेकिन जो ना इसके साथ प्रमोटर जीन होंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस होएगा जहाँ पे स्टार्ट होएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लो ये टेम्पलेट हो गया, ये डीएनए का स्टेट है ब्लू कलर का, और यहाँ से कोडिंग स्टेट बनना शुरू हो गया, ये क्या है? आरएनए का। तो प्रमोटर जीन आई जिन्होंने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया। अब क्या? कोडिंग होनी स्टार्ट हो गई। कोडिंग जो होती है आप लोगों को पता है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, उसके बाद स्ट्रक्चर बना, उसके बाद इतनी ही इन्फॉर्मेशन जानी थी, तो यहाँ से क्या आएगा? टर्मिनेटर जीन आ जाएगी। जैसे ही टर्मिनेटर जीन आई तो ये जैसे कि यहाँ पर बना था आरएनए, तो ये निकल के क्या आ जाएगा? गिर के बाहर आ जाएगा, ये आरएनए बन गया और ये फिर से अपना काम स्टार्ट कर देगा डीएनए। अब ये जो आरएनए है न्यूक्लियस के अंदर बना है, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन हुई है। अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पोर होते हैं ऐसे। तो ये आरएनए निकल के यहाँ से बाहर आ जाएगा और कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, बड़ा आसान है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। बस ये याद रखनी है कि किस होती है, कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प करता है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है इसमें। अब यहाँ पे ध्यान रखो, हमने कहा आरएनए फॉर्मेशन हो गई, आरएनए फॉर्मेशन होगी, लेकिन किस फॉर्म में होती है? तो देखो इसमें ना
एक चीज़ होती है सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन होती है, और जो यूकारियोट्स होते हैं वो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। अब ये सिस्ट्रोन क्या होते हैं, देखो जो mRNA फॉर्म होगा तो उसमें जो जीन होंगी वो ऐसे होंगी, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, ठीक है। जिस जो मोस्टली एक्सोन है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, इंट्रोन इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करती, तो बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद जो इंट्रोन होते हैं वो हट जाते हैं इसके, ठीक है, इसे स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, और जो एक्सोन है वो आ जाते हैं, और यही जो होता है वो प्रोसेस्ड आरएनए होता है, ठीक है। इस टाइप को जिसमें एक्सोन और इंट्रोन इंटरप्टेड होते हैं उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है इंटरप्टेड नहीं होती, ये इन्फॉर्मेशन हो गई एक्सोन एक्सोन एक्सोन, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये बैक्टीरिया और प्रोकार्योट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं सिस्ट्रोन। तो यूकारियोट्स जो होते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, और प्रोकार्योट जो होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, ठीक है। आपको स्प्लाइसिंग पता लगी, प्रोसेसिंग पता होगी, जो मैंने आपको पहले बोला था कि पहले क्या क्या होता है कि इसमें से इंट्रोन निकाल के जो इन्फॉर्मेशन वाला आरएनए है वो कंबाइन कर दो, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखो दोबारा दिखाई हुई है, देख लो इसको कि किस किस तरह से होती है। देखो ये डीएनए का स्ट्रैंड दिखाया हुआ है, ये प्रमोटर जो है सिग्मा फैक्टर वर्क करेगा उसमें, जैसे ही सिग्मा फैक्टर आया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए डिपेंडेंट वो आरएनए बनाना शुरू कर देगा, और फिर उसके बाद रो फैक्टर आएगा जो टर्मिनेट कर देगा उसको। जैसे ही टर्मिनेट करा, देखो यहाँ पर जैसे ही इसको टर्मिनेट करा तो ये रो फैक्टर इधर से निकल गया आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए यहाँ निकल गया, तो ये होता है, ये इनिशिएशन होती है, ये इलोंगेशन चेन होती है स्ट्रक्चरल जीन्स की हेल्प से, और फिर टर्मिनेशन हो जाती है ये रो फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं, बड़ा आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है दिखाया हुआ, बड़ा सिंपल सा। अब देखो इसमें दिखाया हुआ है कि ये जीन आ गई, एक्सोन इंट्रोन मैंने बता दिया था कि भाई एक्सोन है फिर इंट्रोन है फिर एक्सोन है फिर इंट्रोन है, इस तरह से होता है एमआरएनए। अब इसमें क्या होता है कि इसकी कैपिंग और टेलिंग होती है, केपिंग और टेलिंग, जो मैंने कहा था ना स्प्लाइसिंग, जीन प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं। इसमें से क्या एक्सोन को हटा, इंट्रोन को हटा दिया जाता है, एक्सोन को जोड़ दिया जाता है, देखो ये हटाने का काम चल रहा है एक्सोन को। और इसके साथ साथ ना कैपिंग, कैपिंग में क्या होता है इसमें कि जो मिथाइल मिथाइल जी फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, गुआनोसिन फॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं, वो इसकी कैप पे लग जाता है, मतलब हेड रीजन पे लग जाता है, उसको कैपिंग बोलते हैं। और जो इसका टेल रीजन होता है OH वाला होता है, उसमें लगता है पोली अडाइलेशन बोलते हैं इसको, अडाइलेट एडेनाइलेट ग्रुप जो है इसमें लग जाता है एंड में, तो उसको पोली अडाइलेशन बोलते हैं या फिर टेलिंग बोलते हैं। तो इसकी स्प्लाइसिंग के साथ साथ क्या है, हेडिंग कैपिंग और टेलिंग भी हो जाती है, और जो फिर हमें आरएनए मिलता है वो जो होता है वो प्रोसेस्ड आरएनए होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया, बड़ा आसान है, इसी तरह से दिया हुआ है। अब देखो इसमें बताया हुआ है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन कौन सा पॉलीमरेज का क्या क्या बनाता है, क्योंकि देखो एक ही आरएनए तो नहीं बनता ना, mRNA बनता है, ठीक है, rRNA बनता है, tRNA बनता है, तो जो पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, इधर दिया हुआ, रुक जाओ दिखा देते हैं इसको, जहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो rRNAs बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, rRNAs बनाता है। कौन सा बनाता है, 28S, 18S, 5.8S, ठीक है। और जो RNA2 है वो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए बनाता है। प्रिकर्सर का मतलब क्या, जो स्प्लाइसिंग से पहले था, एक्सोन इंट्रोन वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। जब ये प्रोसेस्ड हो जाता है तो एमआरएनए बन जाता है। बेसिकली ये एमआरएनए बनाता है, लेकिन प्रिकर्सर बनाता है, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है। फिर उसमें से जब हम इंट्रोन निकाल देते हैं तो हेडिंग और टेलिंग कर देते हैं, तो उसके बाद वो एमआरएनए बनता है, ठीक है। और पॉलीमरेज जो 3 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3, वो बनाता है टीआरएनए, 5sRNA और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ठीक है, तो समझ आ गया, पॉलीमरेज 1 rRNA, पॉलीमरेज 2 mRNA और पॉलीमरेज 3 tRNA बनाता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग मैंने पहले ही बता दी है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आएंगे जेनेटिक कोड पर। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ठीक है। जेनेटिक जो कोड होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है। और ये जॉर्ज गैम्यू थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि वही 4 बेसिस होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म होते हैं, और 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया था 4 की 3, यानी कि 64, उन्होंने बोला कि 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं, जिसमें से 61 जो होते हैं वो कोड करते हैं, और जो 3 कोडोन होते हैं उनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं, ठीक है। ये कोई काम नहीं करते, बस स्टॉपिंग का काम करते हैं, स्टॉप कोडन बोलते हैं। और जो AUG होता है मिथियोनाइन, एक मिनट,
AUG होता है मिथियोनाइन, ठीक है, इसे स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं। तो 61 कोडोन काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो इस पे काम किया था, एक मिनट, इस पे जो काम किया था वो हरगोविंद खुराना ने काम किया था, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने काम किया था। इसके बाद मार्शल निरेनबर्ग थे, सेल फ्री सिस्टम में उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करके काम किया था। सेवरियो ओहो ओकियो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेरेज, तो उन्होंने इन सब पे काम किया था और कोडोन्स के बारे में बताया था। चेकर बोर्ड इसके बारे में बता दिया कि देखो 4 लिख दिए, 4 इधर लिख दिए, 4 इधर लिख दिए, 4 इधर लिख दिए, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके ये सारी की सारी क्या बना लिए, कोडोन बना लिए। अब मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जो टोटल कोडोन है वो 61 कोडोन है जो कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, और 3 कोडोन जो है वो कोड नहीं करते, इन्हें स्टॉप कोडोन बोलते हैं। दूसरा ये जो है कोडोन जो होते हैं वो जैसे 20 अमीनो एसिड है लेकिन 61 कोडोन है, तो बहुत सारे कोडोन जो है एक ही अमीनो एसिड के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, डीजेनरेट कोड्स होते हैं, ठीक है। अब जो कोडोन है वो mRNA पे कॉन्टिन्यूअस फैशन में होते हैं, तो इनमें कोई पंक्चुएशन नहीं लगा होता, जैसे कि GU GCU, मतलब ऐसे नहीं है कि इसके बाद कोमा लग गया है, ऐसे नहीं है, ये आपस में अगर एक गड़बड़ हो गया तो फिर ये सारे ही गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, तो ये जो होते हैं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, यूनिवर्सल होते हैं। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक जिन जो भी कोड हैं ये सेम रहते हैं, यही कोड रहते हैं, ठीक है। mRNA हो, rRNA हो, DNA हो, सब पे सेम होते हैं। और ये कोडोन आप देख लीजिए, जो स्टॉप कोडोन है UAA, देखो AUG तो मैंने आपको बता दिया, ये मिथियोनाइन है, स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। अब ये U से इतने स्टार्ट हो रहे हैं, UAA, UAG और UGA, ठीक है। U से स्टार्ट होंगे, UAA, ठीक है, UAG और UGA, उल्टा करके इसके लिख देंगे, तो ये 3 जो है स्टॉप कोडोन और टर्मिनेटर कोडोन होते हैं। तो ये 3 कोडोन्स होते हैं, इनके बारे में याद रखना है। डिजनरेटिव होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, इनिशिएटर होते हैं, ये सब याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। म्यूटेशन कैसे हो जाता है, अब देखो म्यूटेशन का एक बड़ा आसान, क्योंकि इनमें पंक्चुएशन तो होती नहीं है। तो मान लो जैसे कि राम हैज़ रेड कैप है, ठीक है। अब राम हैज़ रेड कैप है, इसमें बी आके जुड़ गया, कोई बी आके जुड़ गया, तो वो तो 3 से जुड़ेगा, तो इसके बाद के सारे जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होती है, इसमें पंक्चुएशन हो जाती है। या फिर आर निकल गया, आर निकल गया तो अगर डिलीशन हो गया तब भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया इसका जो है एग्जाम्पल है, ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ेंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है इसलिए, ठीक है। अब इसमें म्यूटेशन एक मिनट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलेशन म्यूटेशन, इन सब का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे tRNA, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ी है ट्रांसक्रिप्शन, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन कैसे बनती है। तो इसमें tRNA जो है हमारा, mRNA है और rRNA, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो tRNA का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इन्वर्टेड एल की तरह स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, इन्वर्टेड एल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं, प्रोटीन आइडेंटिफाइंग साइट है इसकी, अमीनो एसिड आइडेंटिफाइंग साइट बोल सकते हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट्स, ठीक है। और ये एंटी कोडोन है, ये क्या करते हैं, कोडोन को पहचानेंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है 5 है, ऐसा ही ये 3S, ये tRNA है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये mRNA है, इसमें कोडोन्स होते हैं, ठीक है। tRNA का हो गया। अब राइबोसोम एक्चुअली में ये जो mRNA है ये टेम्पलेट की तरह काम करता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है टेम्पलेट की तरह काम करता है। और ये जो होता है ये आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करता है, कि अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है ये, ठीक है। एंटीकोडोन होते हैं इसमें। और जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह काम होता है, वो मशीनरी यहाँ पे लग जाता है। अब देखो इसमें कैसे होता है, ये भी पिक्चर की तरह मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं tRNA को, ठीक है। अब ये कैसे होती है ट्रांसलेशन, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या होता है, देखो इसमें अमीनो एसाइलेशन होता है, यानी कि चार्जिंग होती है पहले। ये देखो mRNA है, इसके ऊपर ये है राइबोसोमल RNA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tRNA है, पहले ना इस पर कुछ भी नहीं होगा, तो ये सबसे पहले इसमें होगा ग्लूसिन, या फिर हम बोल देंगे मिथियोनाइन होगा, ठीक है। सबसे पहले ये थी इसमें यूनिट, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। ये थी इसमें यूनिट, फिर उसके पास दूसरा आया, 2 tRNA जुड़ गए, तो ये वाली जो यूनिट है ना ग्लाइसिन, वो इस पर आके जुड़ गई, देखो ये यहाँ से जुड़ गई, फिर वो हट गया, ठीक है। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन बन गई। अब दोबारा जो ये आया तो ये यहाँ से जो है, जब ये जो है आगे बढ़ता रहेगा, ये आगे 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 आगे, तो ये जो एलेनाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि पूरी चेन कहाँ जाएगी, वेलेनिन के ऊपर आ जाएगी। और ये जो है राइबोसोम से ऊपर चला जाएगा, तो ये tRNA क्या है, बाहर निकल जाएगा। और ये जो tRNA ये लेकर के एक और अमीनो एसिड ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ से ना प्रोटीन की चेन 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 बनती जाएगी। और जब टर्मिनेटर यहाँ पर आ जाएगा, टर्मिनेटर क्या है, इसके साथ जैसे ही टर्मिनेटर आएगा तो ये पूरी की पूरी जो है tRNA निकल जाएगा, प्रोटीन चेन इसमें से निकल जाएगी। तो इस तरह से जो है ट्रांसलेशन होता है, बड़ा सिंपल है।
प्रोसेस बस आपको पता होनी चाहिए। और ये यहाँ पे कुछ जो रीजन होता है जैसे कि mRNA है, उसका सारा रीजन तो ट्रांसलेट नहीं होता ना प्रोटीन में, तो कुछ रीजन अनट्रांसलेटेड होता है रीजन, उसको बोलते हैं हम अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, और चार्जिंग अमीनो एसिलाइलेशन के बाद ही क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। अब हम करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन कब होती है, देखो एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होती है जब आरएनए फॉर्म होता है, फिर प्रोसेसिंग लेवल पे होती है जब उसकी स्प्लाइसिंग होती है, जब उसमें से इंट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट होता है आरएनए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस पोर के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। तो और उसके बाद होती है ट्रांसलेशन, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो इन फॉर्म में जो है जीन रेगुलेशन होती है। यहाँ पे जीन जो है काम करती हैं और उनको रेगुलेट करना पड़ता है सेल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस ये जो लैक ऑपरन का है ना, वही बताया हुआ है जीन रेगुलेशन में कि लैक ऑपरन क्या है, तो लैक ऑपरन का हम पढ़ेंगे। ठीक है। लैक ऑपरन जो थ्योरी थी वो नेगेटिव फीडबैक पे है। अब कैसे है नेगेटिव फीडबैक पे, ये बताऊंगी मैं आपको। ये फ्रांसिस जैकोब साइंटिस्ट थे और जैक्यू मोनेड, उन्होंने कहा था कि भाई बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ग्लूकोज पे नहीं, सॉरी, हम लैक्टोज बोलेंगे उसको, लैक्टोज पे डिपेंडेंट है। तो जब लैक्टोज बाहर प्रोवाइड होगा, लैक्टोज बाहर होगा तो वो अंदर काम करता रहेगा, तो प्रोसेसिंग जो है चलती रहेगी। लेकिन जब लैक्टोज नहीं होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा उसका रेगुलेशन। तो उसके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले बात तो उसके लिए जो एंजाइम होता है बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है। और 3 इसमें स्ट्रक्चरल जीन होती हैं, अभी हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे। जेड, वाई और ए, ये स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। जो जेड जीन होती हैं वो कोड करती है बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम के लिए, और जो वाई जीन होती है वो परिमेज एंजाइम निकालती है। ठीक है, और ए जो जीन होती है वो उसके पाथवे को आगे ट्रांसएसिटाइलाइज एंजाइम निकालती है, जो आगे उसको एनकोड करता है। देखो स्ट्रक्चर में देख लेंगे, इसको ओप्रेन बोलते हैं, लैक ओप्रेन यानी कि लैक्टोज एप्रोन। देखो पिक्चर की सहायता से हम यहाँ समझेंगे। देखो जब क्या होता है ये आई जो है इनहिबिटर जीन बोलते हैं इसको, ये हो गया, mRNA आ गया। अब देखो बाहर लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, लैक्टोज। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। ठीक है, बाहर लैक्टोज नहीं है, बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है। तो फिर हम क्या होएगा, जब लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेशर आ जाएगा, तो रिप्रेशन यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और सारी प्रोसेस को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, प्रिवेंट कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को बनाने से। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, रुक जाएगी। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट है बाहर, उसी को इंड्यूसर बोला गया है, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे रिप्रेशर जीन आ रही थी उसको रोकेगा। यानी रिप्रेशर जीन तो आ ही रही थी, वो इंड्यूसर उसके साथ जुड़ जाएगा और आगे प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ से बीटा गैलेक्सीडेज बनेगा, यहाँ से परमेज बनेगा, यहाँ से ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, और mRNA जो है आगे ट्रांसक्रिप्शन पे चला जाएगा। तो इसे नेगेटिव फीडबैक थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेशर ऑलरेडी बना हुआ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है प्रोसेसिंग चल रही है उसको रोकना है, यहाँ पे रिप्रेशर रुकने के लिए तैयार रहता है, उस रिप्रेशर को रोकना होता है इंड्यूसर को। ठीक है, इंड्यूसर क्या होता है, जो मेन फिनोमिना जो लैक्टोज होता है वो, तो रिप्रेशर को रोकना होता है, इसलिए इस थ्योरी को वो नेगेटिव फीडबैक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूसर थ्योरी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इंड्यूसर पे डिपेंड करती है। और नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं इसको, मैंने बता दिया आपको क्यों बोलते हैं। तो ये तो पूरा था जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारा कि कैसे डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कैसे जीन। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली में था क्या। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए की को रीड करने की कोशिश की गई थी, जो हमारे बॉडी के अंदर है। तो आप लोगों को पता है कि जो इसमें है हेप्लोइड में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और एक बेस पेयर को करने की कॉस्ट आ रही थी $3 पर बेस पेयर के हिसाब से कॉस्ट आई थी। तो इसके हिसाब से इसमें $9 बिलियन लग गए थे। और बुक अगर देखा जाए कि कितनी बुक छपेंगी, तो अगर एक पेज में 1000 लेटर है तो 1000 पेज वाली 1300 बुक छप जाएंगी डीएनए, 3300 बुक छप जाएंगी डीएनए को कोड करने के लिए। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बोल देते हैं। इसके गोल क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, इसका मेन कौन था कि जो जीन्स हैं ह्यूमन के अंदर 20,000 25,000 उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, डिटरमाइन करना सीक्वेंस की 3 बिलियन बेस पेयर जो हैं उनका डीएनए के ऊपर कैसा मेकअप है, स्टोर करना इन्फॉर्मेशन को सारे डाटाबेस में, इम्प्रूव करना टूल को डाटा एनालिसिस के लिए, ट्रांसफ़र करना टेक्नोलॉजीज़ को जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज हो सके, ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज हो सकें।
देखो इसके एथिकल और लीगल इशू तो है ही है, साथ में सोशल इशू भी हैं इसमें। क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो हमारी बॉडी के डीएनए को जान रहा था, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र भी होगा, इससे क्या होगा, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बारे में जानेगा, तो इससे सोशल और एथिकल इशू भी उठने लगे थे, लीगल इशू भी उठने लगे थे। अब इस प्रोजेक्ट में किस किसने काम किया था? यूके ने, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना ने, इन्होंने अपना पैसा मिलाया था, ये पार्टनर थे इसमें। तो इससे क्या, ये 1900 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1990 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट, और ये 13 साल तक चला, 2003 तक चला। अब देखो इसमें किस किस के बैक्टीरिया के, किस किस के डीएनए को कोड किया गया। तो एक तो ह्यूमन तो किया ही गया था, इसके अलावा बैक्टीरिया, यीस्ट, कैनोड हैबिटेट्स या लिगन फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड्स है, ड्रोसोफिला, प्लांट में राइस और एराबिडोपिस, इन सबको सीक्वेंस किया गया ह्यूमन के अलावा। तो इसमें मेथडोलॉजी क्या यूज की गई है, इसमें क्या देखो, इसमें क्या किया गया, इसमें ना कुछ डीएनए को ना एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की तरह यूज किया गया कि भाई ये सीक्वेंस है, इनको हमें लेना है। कुछ कुछ जगह पे उन्होंने सीक्वेंस को नहीं लिया, कुछ अलग ही पोर्शन को ले लिया पार्ट में, उसे बोला सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। कुछ पार्ट्स में ले लिया कि डीएनए बहुत बड़ा है देखो, तो एक साथ तो नहीं लिया जा सकता ना, तो उसको स्मॉल पार्ट्स में ले लिया। और इसमें ना होस्ट बैक्टीरिया का यूज किया गया, और वेक्टर्स को हमने क्या बोला, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बोला हमने, ठीक है। सीक्वेंस किया गया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स थे, ठीक है। तो उसके थ्रू किया गया, अमीनो एसिड्स थे, तो उनको कॉपी करके हमें बार बार उस रीजन को देखा गया। 1 मिनट। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था कि सारी चीज़ों को, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेना, डीएनए सीक्वेंस को, एक डीएनए पार्ट्स को चेक करना, उसमें देखना कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसके बेसिस पर हमने क्या क्या जान लिया उसके बेसिस पर, तो वो उसके साइलेंट फीचर्स दिए हुए हैं, ये हम देख लेंगे एक बार कि ह्यूमन जीनोम जो है उसमें 3164.7 बिलियन बेस पेयर हैं, और एवरेज जीन जो है वो 3000 बेसिस हैं, ठीक है। और जो बेसिस हैं उनमें जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन, उस पर 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। डिस्ट्रोफिन जो है लार्जेस्ट जीन है, और 3000 जीन्स के बारे में डिस्कस किया गया, जो पहले एस्टिमेटेड थी 80 से 1,40,000, जो बहुत ज़्यादा थी। 99% जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स वो सेम होते हैं सभी पीपल में, 99.9%, ओनली 0.1% जो है वो डिफरेंट होते हैं। 50% जो है फंक्शन वो अननोन है आज भी। 2% जो जीनोम है वो प्रोटीन के लिए कोड करता है, लेस देन 2%। रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसेस में। रिपीटेड सीक्वेंस जो डीएनए सीक्वेंस में आते हैं वो मैनी टाइम्स रिलेट करते हैं, 100 and 1000 टाइम भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बार बार रिपीटिशंस होता है। क्रोमोसोम्स 1 जो है, क्योंकि आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो 46 हो गए ना टोटल, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से क्रोमोसोम 1 जो है उसमें क्या होता है 2968 जीन है, और वाई क्रोमोसोम्स में सबसे कम 231 जीन्स हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसके अलावा जो है ना 1.4 बिलियन लोकेशन पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस भी देखा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरिज्म इसको बोला गया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से फाइंड आउट की। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो इसकी एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है, केमिस्ट्री में है, दवाइयों में है, बहुत सारी चीज़ों में इसकी जो है इम्पोर्टेंस है। तो और अभी भी यूज किया जा रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसकी किस तरह से है वो हम देखेंगे। देखो मैंने बताया कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, बहुत सारी जगह पे जो है डीएनए अपने आप को रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और जो ये रिपीट करते हैं अपने आप को, उनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है। तो इस बेसिस पे ना इस बेसिस पे डीएनए जो होता है वो 1 मिनट, तो बहुत टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, अपने आप को रिपीट करता है, जिसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट बोलते हैं। और कई कई जगह पे ना वो सैटेलाइट की तरह फॉर्म होता है, जिसे हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल सैटेलाइट यूनिट होती है, लार्ज सैटेलाइट यूनिट होती हैं। अब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट क्या करती है, इसके पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो इसमें हम साउथर्न बोल्ट हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिया हमने, उसके बाद डाइजेस्ट कर दिया। जो डाइजेस्ट एंजाइम होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के थ्रू होता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो डाइजेशन करता है। उसके बाद हमने सेपरेट कर दिया फ्रेगमेंट को, डीएनए को, किसकी प्रोसेस से, इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से। जब हमने सेपरेट कर दिया हम उसको ट्रांसफरिंग करेंगे, ब्लोटिंग या फिर हम बोलते हैं
सेपरेट कर दिया डीएनए फ्रेगमेंट को, ठीक है, और उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, लेबल्ड द वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट प्रोब, ठीक है। तो बार बार जब उसके डीएनए के रिपीट होंगे तो हमें इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद हमने डिटेक्ट कर दिया डीएनए हाइब्रिडाइजेशन फ्रेगमेंट को, किसके थ्रू, ऑटो और रेडियोग्राफी के थ्रू, और जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वो नीचे दिखाई हुई है। और इसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी जो ह्यूमन है, देखो बार बार ये खराब हो जाता है, जो कोई भी ह्यूमन है उसके फिंगरप्रिंटिंग जो है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ ही उससे पता लगा दिया जाता है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है ये पेरेंटल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। पैटर्नल क्रोमोसोम्स, और इसमें क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 16 का दिखाया हुआ है। तो देखो इसमें दिखाया हुआ है, अलग अलग दिखाया हुआ है इसमें डीएनए, ये बार बार ना, ये देखो इसमें दिखाया हुआ है, तो डिफरेंट दिखाया हुआ है इसमें क्रोमोसोम्स का। तो इसमें देखा है कि कुछ तो सेम होते हैं लेकिन कुछ जो है सेपरेटेड होते हैं, जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि इंडिविजुअल ए का है, ये इंडिविजुअल बी का है। तो देखो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे क्रोमोसोम्स में, यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे कि किस तरह से जो है एम्पलीफाइड करने के बाद दोनों के जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होते हैं, और जो अगर सेम होते हैं तो उनके फिंगरप्रिंटिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस तरह से जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट, उसका प्रयोग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करा जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये बार बार नीचे चला जाता है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो मेन पॉइंट्स है मैंने समझाने की कोशिश की है। इवन तो आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।